हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज से बात करेंगे हम लेसन नंबर 5 के बारे में, क्योंकि लेसन नंबर 4 तक की वीडियोज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिसने अब तक प्रीवियस वीडियोज ना देखी हो पर देखिए वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने लेसन नंबर 4 तक के सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है। अब मात्र 2 लेसन और बाकी है, यूनिट नंबर 3 के अंदर लेसन नंबर 5 और एक यूनिट नंबर 4 के अंदर लेसन नंबर 6। और लेसन नंबर 6 जैसे खत्म होगा हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करें कंसेप्ट। तो लेसन नंबर 5 हमारे पास है क्या, थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। हम सब लोगों ने लेसन नंबर 4 में देखा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट किस प्रकार से होता है, यानी कि हमने जहां पे अलग अलग कंसेप्ट्स देखे, मनी डिमांड, मनी सप्लाई, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, उनके हिसाब से कैसे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया जाता है। आज हम ये समझेंगे कि टर्म के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो कैसे टाइम के अकॉर्डिंग भी डिसाइड किया जा सकता है। इस कंप्लीट सीरीज में हम इसके अलग अलग कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं लेसन नंबर 5 के अंदर में पढ़ना क्या क्या है, यानी कि लेसन नंबर 5 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन सी चीजें हैं। तो हमारे पास ये 4 कंसेप्ट जो हमें देखना है। पहला, द डिफरेंट शेप्स ऑफ यील्ड कर्व, जो हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर कि यील्ड कर्व के जो है ना वो डिफरेंट शेप्स कौन कौन से होते हैं और क्यों ये डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बनाए जाते हैं फिर बनते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, द एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस। हमें एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस समझना पड़ेगा, यानी कि जहां पे हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस कैसी रहती हैं एक बायर की या फिर एक सेलर की इंटरेस्ट रेट को लेके। इसके बाद तीसरा हम समझेंगे द सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस, ये भी एक हमारे पास थ्योरी है। और फोर्थ, द प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस। तो मेन तो हमें आज की वीडियो में पढ़ना है यील्ड कर्व, फिर आने वाले टॉपिक्स में हम अलग अलग हाइपोथेसिस को रीड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यील्ड कर्व का मतलब क्या होता है। उसके लिए आपको यील्डिंग का मतलब पता होना चाहिए। देखो यील्ड का मतलब क्या होता है, कुछ भी जनरेट करना, प्रॉफिट कमाना, ये सब कहीं ना कहीं यील्ड को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यील्ड कर्व जो है वो डिपेंड किस पे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजों पे। एक तो टाइम पीरियड क्या है इन्वेस्टमेंट का, दूसरा इंटरेस्ट रेट क्या है इन्वेस्टमेंट का। और हम सब जानते हैं कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट भी डिफर करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो यानी कि प्रीवियस चैप्टर जब पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, वहां पे हमने डिस्कस किया भी था कि अलग अलग टर्म के अकॉर्डिंग कैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो डिफर करता है, खासकर प्रीवियस वीडियो में। जैसे कि अगर मान लो कि टाइम ज्यादा है तो जनरली हमने देखा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। यानी कि एक पर्सन जो है ना जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा उसे उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे काम करती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट जनरली हमें लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड की, तो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो अब एक एक करके चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास टॉपिक इंट्रोडक्शन का, कि इस कंप्लीट टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि यील्ड कर्व होती क्या है। तो द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड्स एंड डिफरेंट टर्म्स ऑफ टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते हैं किसके बीच में, एक तो इंटरेस्ट रेट के बीच में, और किसके बीच में, बॉन्ड यील्ड्स के बीच में, और साथ साथ जो टर्म है ना मैच्योरिटी का वो क्या है। यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूं कि हम जो है यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन की इंटरेस्ट रेट के बीच में और टाइम के बीच में, कि टाइम का इंटरेस्ट रेट से कैसा रिलेशन होता है, या फिर जो मैच्योरिटी का पीरियड है उसका इंटरेस्ट रेट से कैसा रिलेशन बनता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया भी था कि जनरली हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट का टाइम से पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी कि जितना एक पर्सन जितने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेगा उसका रिटर्न, उसकी जो रिटर्न्स हैं वो क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा उसे। इसलिए आपने देखा होगा कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, कम रहता है। लेकिन वहीं पे अगर हम उसे कंपेयर करें एफडी से यानी कि फिक्स डिपॉजिट से, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी कि एक लॉक इन पीरियड के अंदर होते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट से हम जब मर्जी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए वहां पे इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नॉमिनल यानी कि ना के बराबर मिलता है।
वही चीज यहाँ पे है, इट ऑफर्स अ टूल टू एनालाइज करंट इंटरेस्ट। ये टूल ऑफर करता है ताकि हम जो है ना करंट इंटरेस्ट रेट को एनालाइज कर पाए एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर रेट्स। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स होंगे जिनसे हम करंट इंटरेस्ट रेट भी निकाल पाएंगे, उसको एनालाइज भी कर पाएंगे, दूसरा हम प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कैसे रहने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। अब आगे देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टू मेक स्ट्रेटजी फॉर इन्वेस्टिंग फंड, ताकि वो स्ट्रेटजी बना पाए अपने फंड को इन्वेस्ट करने के लिए इन डिफरेंट बॉन्ड्स और प्रोजेक्ट्स, अलग अलग बॉन्ड्स के अंदर या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर, टू गेट द डिजायर्ड रिटर्न, ताकि जो भी उनके डिजायर्ड रिटर्न्स हैं वो उन्हें मिल पाए गिवन देयर प्रेफर्ड रिस्क कैटेगरी, जो भी उनकी प्रेफर्ड रिस्क कैटेगरी है उसके अंदर एंड एसेट क्लास के अंदर। अल्टीमेटली दिस इज लिंक टू फाइनेंशियल हेल्थ। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या बनता है, फाइनेंशियल लिंक टू फाइनेंशियल हेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। यानी कि एक तो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो जाती है, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होती है इसकी वजह से अच्छी होती है। तो ये सब बेनिफिट होते हैं जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, रेट ऑफ रिटर्न्स की या फिर मैच्योरिटी पीरियड की। तो कहीं ना कहीं हमें सारी चीजें समझनी पड़ेंगी ताकि हमें समझ पाए कि एक इन्वेस्टर्स को कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए एसेट्स को लेके, अलग अलग एसेट क्लास के अंदर, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्या उसका रेट ऑफ रिटर्न रहेगा या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिलने वाला है, ठीक है। साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ ही पॉसिबल है, क्योंकि हम सब जानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब क्या है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि हर एक पर्सन की डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, जैसे इंडिया भी अब जो है डेवलपिंग नेशन का पार्ट बन चुका है, लेकिन दिक्कत क्या इंडिया के साथ कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ भले ही हो रही है लेकिन जो गैप है ना, जो इनइक्वालिटी वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट की, तो हम बात करते हैं कि ऑल ओवर डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है। और वो कब होगी, जब हर एक पर्सन की डेवलपमेंट हो, हर एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो, हर एक इंडिविजुअल के पास इतनी वेल्थ हो, इतना पैसा हो कि वो बेसिक रिसोर्सेज के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे। तो ये सब चीज हम इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है अगला पॉइंट, द यील्ड कर्व। ये यील्ड कर्व होता क्या है, जिसको मैं डिस्कस भी करना था पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो यील्ड कर्व का मतलब क्या है कि जहां पे हम देखेंगे कि रिटर्न्स किस प्रकार से जनरेट होते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। तो यील्ड कर्व विच कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग इंटरेस्ट रेट, जहां पे हम एक साइड तो क्या लेते हैं, इंटरेस्ट रेट लेते हैं। ऑन वर्टिकल एक्सिस, देखो वर्टिकल एक्सिस जो भी हमारा क्या दिखेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टर्म टू मैच्योरिटी, और दूसरी तरफ हम क्या रखेंगे, मैच्योरिटी पीरियड को ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। यानी कि मैच्योरिटी का टाइम पीरियड कितना है, 1 साल, 2 साल, ठीक है, 3 साल, 5 साल, ऐसे हम क्या रखते हैं, मैच्योरिटी पीरियड भी रखते हैं। अब समझते हैं यील्ड कर्व के अलग अलग टाइप्स को। अगर मैं यील्ड कर्व के अलग अलग टाइप्स को डिस्कस करूं यहाँ पे, तो यील्ड कर्व के टाइप कौन कौन से आएंगे। पहला आएगा हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग, दूसरा क्या आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर क्या आएगा हॉरिजॉन्टल कर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और फिर फोर्थ क्या होता है हमारे पास हम्प। ये अलग अलग क्या है, यील्ड कर्व है, जो ये दिखाते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है और साथ साथ रिटर्न्स कैसे जनरेट होने वाले हैं। क्योंकि हमेशा जो इन्वेस्टर्स है ना, वो रिटर्न्स को देख के ही मोटिवेट होते हैं। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई पैसा लगा रहा है अपना, सेविंग क्या अमाउंट लगा रहा है, क्योंकि सेविंग करना इतना आसान भी नहीं होता, वरना अच्छे खासे लोगों के पास वेल्थ होती। पर क्यों नहीं होती, क्योंकि सेविंग करना है जितना सिंपल हम बोल रहे हैं ना, उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि सेक्रीफाइस करना है भाई हमें कुछ ना कुछ, हमें करंट कंजप्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है सेविंग के लिए। और फिर हर एक पर्सन चाहता है उस वो सेविंग जो उसने जो की है, क्योंकि भाई एक तरह से मेहनत के पैसे हैं वो, तो लोग चाहते हैं कि उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जिससे रिटर्न्स भी क्या मिले, उन्हें ज्यादा मिले, यानी कि रिटर्न से मोटिवेट होते हैं लोग। अब रिटर्न्स जब जनरेट करने की बात आती है तो वहां पे एक टर्म इन्वॉल्व होता है, उसमें क्या बोलते हैं, रिस्क, जिसके नाम बोलते भी है ना, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, कि हर एक इन्वेस्टर जो है ना वो अच्छे रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता है, पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और इसलिए हम जो है ना वो अलग अलग यील्डिंग कर्व को पढ़ते हैं, यील्ड कर्व को पढ़ते हैं, जहां पे हम ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड कैसा रहने वाला है।
है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा हम रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा रख के चलेंगे, क्योंकि रिस्क के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। तो हमारे पास ये 4 तरह के क्या बनते हैं, अलग अलग यील्ड कर्व बनते हैं, जहां पे आपको हर एक जगह जो एक्स एक्सिस है, जिसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उस पर क्या मिलेगा टाइम ऑफ मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी का टाइम पीरियड कैसा है हर एक ग्राफ में, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में क्या मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ रिटर्न्स। तो यहाँ पे R1 R2, ठीक है, और ये R क्या दिखा रहा है रेट ऑफ रिटर्न्स को। हर एक ग्राफ में कोई चीज मिलेगी। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है अपवर्ड स्लोपिंग। अब अपवर्ड स्लोपिंग कर्व को समझते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो क्या कि व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑन टर्म टू मैच्योरिटी, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है जब हम मैच्योरिटी का टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, यानी कि जितना हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं एक तरह से अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। तो वही चीज यहाँ पे है, व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज विद, जब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है विद इंक्रीज इन टर्म टू मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी का टाइम पीरियड बढ़ जाए, द यील्ड कर्व बिकम्स अपवर्ड स्लोपिंग। तो जो यील्ड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉजिटिवली स्लोप, और कैसा स्लोप रहेगा पॉजिटिवली स्लोप्ड रहेगा। दिस हैपेंस विद बॉन्ड्स। तो ये जनरली किसके साथ होता है बॉन्ड्स के साथ होता है, हैविंग लॉन्गर टर्म टू मैच्योरिटी, जहां पे मैच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है वो काफी लंबा रहता है, विच इज इन मोस्ट केसेस अ नॉर्मल फेनोमेना। जो क्या है एक नॉर्मल फेनोमेना है कि भाई एक पर्सन ने सैक्रिफाइसेस ज्यादा किए हैं, अपनी सेविंग को लॉन्ग टर्म तक एक तरह से लॉक इन पीरियड के अंदर रखा है, तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलनी चाहिए। और हमें दिखता भी है कि जब एक पर्सन स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके रेट ऑफ रिटर्न्स बाकी इन्वेस्टर से क्या होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। और हम सबने देखा है कि इन्वेस्टमेंट के जरिए बहुत से लोगों ने एक अच्छा खासा कॉर्पस बनाया है, एक अच्छी खासी वेल्थ बनाई है लॉन्ग टर्म के अंदर, जहां पर उन्होंने बहुत टाइम वेट किया। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा हम लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है, वही चीज यहाँ पे है। तो अनॉर्मल फेनोमेनन होता है अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल यील्ड कर्व। तो एक चीज और ध्यान रखना कि जो अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है ना, उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल यील्ड कर्व भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, जहां पे ये हमारा टाइम ऑफ मैच्योरिटी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे हो क्या रहा है जैसे ही टाइम 1 साल से 2 साल हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से R2 हो गया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। इसी को बोलते हैं कि टाइम के साथ साथ, यानी कि जो मैच्योरिटी का टाइम पीरियड है उसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वाला पहला जो है ना टाइप अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व ये समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। अब यहाँ पे क्या होगा वो समझते हैं, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट का वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कम हो जाएगा। ये हो गया हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। तो अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व इन्वॉल्व्स अ ग्रेटर रिस्क। अब एक चीज ध्यान रखना, अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व में क्या होता है एक ग्रेटर रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि हम अपना पैसा एक लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो चांसेस हो भी सकते हैं कि हमारे पैसा क्या हो जाए डूब जाए या फिर लॉस हो जाए, या फिर जो इन्वेस्टमेंट एसेट है उसमें कोई दिक्कत आ जाए, तो बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि जब मैं बात कर रहा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि हर एक इन्वेस्टर ही सोचता है कि मैं अपने पैसे को लिक्विड फंड में रखूंगा जिसको मैं जब मर्जी चाहूं तो अपने पास विड्रॉ कर पाऊं, ठीक है, जब मुझे नीड हो। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, ऐसे एसेट की जहां पे हमारा पैसा एक बार चला गया तो वो एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद यानी कि आफ्टर मैच्योरिटी ही हम उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले विड्रॉएबल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब लोगों की लाइफ में इमरजेंसी आती है तब भी लोग उन पैसे को यूज नहीं कर पाते। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व इन्वॉल्व्स अ ग्रेटर रिस्क एज वेल एम्पिरिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट हायर रिस्क गिव, कि अगर हम रिस्क ज्यादा लेते हैं गिव्स हायर रिटर्न्स, तो हमें क्या मिलेंगे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। यील्ड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, हम यील्ड कर्व को कब क्या बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलेंगे, यानी कि हमारा सेकंड टाइप आ गया यील्ड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। तो कब बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हेन इंटरेस्ट रेट कीप्स फॉलिंग, जब इंटरेस्ट रेट गिरता रहेगा विद एन इंक्रीज इन टर्म टू मैच्योरिटी, यानी कि ऊपर वाले का बिल्कुल उल्टा, अपवर्ड स्लोपिंग का बिल्कुल उल्टा डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि जैसे जैसे हम मैच्योरिटी का टाइम पीरियड बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता रहेगा कम होता रहेगा। इन्फ्लेशन इज अ मेजर रीजन फॉर द
डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। जो इन्फ्लेशन है ना, ठीक है, वो एक मेजर रीजन है डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व का, क्योंकि हम सब जानते हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट वही है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। जैसे हम सब लोग बोलते हैं कि सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है। क्यों डेप्रिशिएट हो रहा है? क्योंकि सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है? 2 से 3%, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाती है मेरे भाई 6 से 8% से तो एनुअली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा पैसा क्या है जो हमने सेव कर रखा है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। इसके अलावा जो पर्सन एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनका पैसा भी सिर्फ जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है, बढ़ नहीं रहा होता। तो आइडियल इन्वेस्टमेंट हम उसको बोलते हैं जहां पे कम से कम हम जो है ना वो एनुअली 10% से या फिर 10% से ज्यादा अपने पैसे को ग्रो कर पा रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बीट हो रहा है और साथ साथ हमारा पैसा जो है वो एक सही रेट पे ग्रो भी कर रहा है। वही चीज यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे हमें देखने को मिलता है डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व की जैसे जैसे टाइम ऑफ मैच्योरिटी बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, एट टाइम्स यील्ड कर्व्स में बिकम फ्लैट। कई बार जो है ना वो यील्ड कर्व क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। फ्लैट समझते हो ना, ठीक है, कि भाई ये हो गया फ्लैट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। मतलब क्या कि अब हम जो है ना टाइम ऑफ मैच्योरिटी कुछ भी करें, टाइम ऑफ मैच्योरिटी में अपना कुछ भी रखें, लेकिन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो फिक्स है आर नोट पे। इसका मतलब है कई बार बैंक क्या बोलते हैं कि भाई चाहे आप 1 साल की एफडी करवाओ, चाहे 2 साल की, चाहे 5 साल की, चाहे 10 साल की, चाहे 50 साल की, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फिक्स रखेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से टाइम हॉरिजॉन्टल यील्ड कर्व, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ था मैंने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यील्ड कर्व परफेक्टली इलास्टिक कर्व बोलते हैं इसे, जहां पे टाइम पीरियड मैच्योरिटी का इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता है। तो एट टाइम्स यील्ड कर्व में बिकम फ्लैट और हॉरिजॉन्टल, इंडिकेटिंग नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट, कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा, इवन इफ द टर्म टू मैच्योरिटी चेंजेस, जबकि मैच्योरिटी के टाइम पीरियड में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब समझते हैं अगले पॉइंट को। अगला क्या है, यील्ड लुक लाइक हम्प। हम्प समझते हो ना, है ना, जैसे ऊंट की होती है कुबड़, वैसे ही बोलते हैं हम्प। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो टाइम पीरियड जैसे ही बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हम टाइम पीरियड को बढ़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, R1 पे पहुंचा, पहले R1 पे था इंटरेस्ट रेट, फिर R2 पे आया, फिर फॉल करना शुरू कर गया। यानी कि स्टार्टिंग में तो मैच्योरिटी के साथ साथ, जब मैच्योरिटी का टाइम पीरियड बढ़ता है उसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर एकदम से फॉल करना शुरू कर देगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो yield curve look like a hump, here the interest rate increases with the increase in term of maturity, यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बढ़ता है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन द टर्म ऑफ मैच्योरिटी के, अगर मैच्योरिटी टाइम पीरियड बढ़ना शुरू हो जाए तो। बट आफ्टर अ पॉइंट इट स्टार्ट्स फॉलिंग, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट के बाद वो फॉल करना शुरू कर देता है, इवन इफ टर्म टू मैच्योरिटी कीप्स इंक्रीजिंग। लेकिन वो जब भी ऐसा होगा जब टर्म टू मैच्योरिटी क्या रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, दस क्रिएटिंग हम इसको बोलते हैं कि भाई हम क्रिएट हो रहा है कि स्टार्टिंग में तो जब हम मैच्योरिटी टाइम पीरियड बढ़ा रहे थे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जैसे जैसे टाइम और बढ़ता चला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता चला गया। तो शुरुआत में बढ़ना फिर कम होना। तो हमने ये 4 अलग अलग तरह के कर्व पढ़े। कई बच्चे ये पूछेंगे कि अब भैया यहाँ पे सिर्फ आपने हॉरिजॉन्टल कर्व डिस्कस किया, क्या वर्टिकल भी होता है क्या? तो बता देता हूँ, इस केस में वर्टिकल बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। वर्टिकल का मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड हमने मैच्योरिटी पीरियड देख ली, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे R1 आ गया मान लो, यहाँ पे R2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक फिक्स्ड मान लेते हैं 1 साल है, मैच्योरिटी पीरियड 1 साल की है कि मैच्योरिटी पीरियड फिक्स है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उस मैच्योरिटी के पीरियड में क्या कर रहा है, फिक्स मैच्योरिटी के पीरियड में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो वो केस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, वो केस का पार्ट नहीं है। यील्ड कर्व के सिर्फ ये 4 केसेस होते हैं अलग अलग, जो चारों मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है, जहाँ पे हमने अपवर्ड स्लोपिंग देखा, डाउनवर्ड स्लोपिंग देखा, हॉरिजॉन्टल यील्ड कर्व देखा और हम्प्ड यील्ड कर्व भी देखा, और सबकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। आपको एग्जाम में ग्राफ के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिख के आनी है, उसके भी अलग से मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। तो उम्मीद है आपको यील्ड कर्व का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसकी अलग अलग थ्योरीज के बारे में और अलग अलग हाइपोथेसिस के बारे में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का।
ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे कि नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मेट्रो बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।